अस्सलाम वालेकुम। हम अभी फ़ौरन से रिवाइज़ करते हैं आईबीडी के अंदर। फर्स्टली अल्सरेटिव कोलाइटिस फ्रॉम एलियन लार्वा। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ मौजूद होता है और ये म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन करा रहा होता है। ठीक है, और बाकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे ज़्यादा। एट्रोफी हो रही होती है, डिस्टॉर्जन ऑफ क्रिप्स हो रही होती है, इरेगुलरिटी ऑफ द म्यूकोजल विलाई आपको मिलेगा, मार्केट इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लाज्मा सेल विद इन द डीप लैमिना प्रोप्रिया होता है, म्यूकस की डिप्लीशन होती है एंड सूडोपोलिप्स मिल सकते हैं। दैट्स इट। उसके बाद आते हैं आगे केस के अंदर हिस्टोलॉजिकली नहीं, बल्कि ये उन्होंने लिखा था तो इसको हम स्किप करते हैं। अब हम आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस पर। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस काफ़ी कुछ हमने पैथोलॉजी में पढ़ा हुआ है, वो पहले खोल के आपने रिवाइज करनी है, आफ्टर दैट इधर आने। ठीक है, जो डिफरेंस का टेबल है स्पेशली। ओके, नाउ देखो इसके अंदर क्या होगा, ब्लडी डायरिया एंड अर्जेंसी होगी, एनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया। अब ये देखो हमने ये सारी चीज़ें ट्रीट करनी है, जब हमने मरीज़ को ट्रीट करना है तो ये सारी चीज़ें याद रखना लाजमी है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, पेन इज़ अनयूजुअल। ठीक है, और मिलीज लॉस ऑफ ये बसी बी क्या हमने बीफ सिम्टम्स कहते थे जब हमने लास्ट ईयर ब्लड वाला चैप्टर पढ़ा है पैथो में। सो मिनिस्मस एंड म्यूकोजल डिस्चार्ज ठीक हो गया। अब ना एक क्वेश्चन आता है कि क्लासीफाई कर दें सिविरिटी ऑफ डिजीज़। अब ये जो सर्जरी की क्लासिफिकेशन है, इट इज़ ट्रू लव एंड विट्स क्लासिफिकेशन फॉर द सिविरिटी ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस विच क्लासिफाइज द डिजीज़ एज माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर एंड फलमिनेंट। माइल्ड का क्या मतलब है कि डेली पर डे 4 से कम स्टूल्स हैं, मॉडरेट के अंदर 4 से ज़्यादा हैं, इसमें 6 से ज़्यादा हैं, इधर 10 से ज़्यादा है। ब्लीडिंग माइल्ड के अंदर इधर प्रेजेंट इधर एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होती है और इसमें कंटिन्यूस होती है, इसका उन्होंने लिखा नहीं हुआ। माइल्ड के अंदर सिस्टेमिक कोई साइंस नहीं होते। मॉडरेट के अंदर फ्यू साइंस होते हैं कि भाई एब्डोमिनल पेन मिल जाएगी, थोड़ा सा एनीमिया मिल जाएगा और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज होंगे। सिवियर के अंदर ये सिस्टेमिक साइंस तो मौजूद होंगे कि फीवर, टिकिपनिया, एनीमिया और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी कम होंगे और एल्ब्यूमिन भी कम होगा। और जो फलमिनेंट है उसके अंदर तो सब कुछ होगा कि एब्डोमेन टेंडेड, डिस्टेंडेड, ट्रांसफ्यूजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, टॉक्सिक डायलिटेशन हुई होती है, एल्ब्यूमिन कम हुआ होता है और परफरेशन हो गई है तो फिर आपने सर्जरी कर देनी होती है। तो ये सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। इसके अलावा एक और बात जो पूछी जाती है दैट इज़ के कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम क्लासीफाई करते हैं एज एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस एंड क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस। एक्यूट वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं दे आर बेसिकली कि टॉक्सिक डायलिटेशन हो सकती है फर्स्टली, सेकेंडली परफरेशन हो सकती है एंड थर्डली हेमरेज हो सकता है। टॉक्सिक डायलिटेशन के केस में सिवियर एब्डोमिनल पेन होती है और आप इसे कंफर्म करते हो प्लेन एब्डोमेन रेडियोग्राफ पर जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, और अगर स्टूल फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो इट कैन ऑल्सो डिपेक्ट कि टॉक्सिक डायलिटेशन की तरफ पेशेंट जा रहा है। ठीक है, तो अगर स्टूल फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो हर दफ़ा उसका ये मतलब नहीं होता है कि सिम्टम्स बेहतर हो रहे हैं। उसके बाद कोलोनिक परफोरेशन है जिसके साइंस स्टीरॉइड्स कैन मास्क द साइंस और सेवेयर हेमरेज है। फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस हैं, इनकी फर्दर अभी जो हमने पढ़ी है ना पहले तीनों एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, उनकी डिटेल आगे पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन के अंदर आर्थराइटिस, सेक्रोइलियाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कोलेंजियोकार्सिनोमा, स्किन लीजन्स के अंदर एरिथेमा नोडोसम, पायोडर्मा गैंग्रियोसम, यूवियाइटिस, एपिस्क्लेराइटिस आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर सबसे पहले वही है एंडोस्कोपी और बायोप्सी वगैरह, और इसमें उन्होंने उसकी फाइंडिंग्स वगैरह बताई हुई हैं। ये आपको क्या क्या चीज़ बताती है, इट टेल्स यू अबाउट द एक्सटेंट, ठीक है, distinguish between the two diseases, response to treatment and malignant change. But this is contraindicated in severe colitis because there's the risk of perforation. रेडियोलॉजी आपको बहुत हेल्प करती है टॉक्सिक मेगाकोलॉन के डायग्नोसिस करने में। बेरियम एनीमा और कंट्रास्ट वगैरह का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। और सीटी स्कैन आपको शो करता है कि थिकनिंग ऑफ कोलन की वॉल और इन्फ्लेमेटरी स्ट्रैंडिंग्स इन मेजेंट्री। विक्ट्रोलॉजी करा लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर एक स्कोर है जो कि मेयो स्कोर है, जिससे हम असेसमेंट करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की एक्टिविटी और ग्लोबल असेसमेंट की 4 चीज़ें आ जाती हैं। इन दोनों का तो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर और नॉर्मल है। रेक्टल ब्लीडिंग अगर देखें तो पहले तो नन है, फिर 50 से कम, 50 से ज़्यादा, और फिर यहाँ पर अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा, और पहले वाले में नॉर्मल थी। असल बात आती है इसकी ट्रीटमेंट की। ठीक है, अब ट्रीटमेंट में सबसे पहले ना आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करना होता है। एक मिनट, मैं थोड़ी सेटिंग करके फिर करती हूँ। सो आपने इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करना होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ सबसे पहले मूव करना होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट जो आप देते हैं उसका एम ये होता है कि आपने
डिज़ीज़ के सिम्टम्स को रिलीव करना है और प्रिवेंट करना है प्रोग्रेशन ऑफ द डिज़ीज़ को, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं पैदा होने देनी। तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट कन्वेंशनल फर्स्ट लाइन जो है वो 5 ASA है। कॉर्टिकोस्टीरॉइड मेनस्टे ऑफ द ट्रीटमेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दे सकते हैं जिसके अंदर एजाथाइरोक्विन और साइक्लोस्पोरिन आ जाती है। उसके बाद हाँ ठीक है, मेनस्टे बता दिए मैंने। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इसके अलावा दे सकते हैं। फिर आ जाती है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंट्रल ट्यूब या IV फीडिंग से भी दे सकते हैं। सब कुछ जो कम हो रहा था ना, जो मसले हो रहे थे, वो न्यूट्रिशनल ऑप्टिमाइजेशन से बेहतर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर एक्टिव इन्फेक्शन अगर है या एब्सेस वगैरह है तो फिर आपकी प्रायोरिटी बन जाती है उसकी ड्रेनेज की तरफ, ना कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट पे। बहरहाल न्यूट्रिशनल सपोर्ट या ऑप्टिमाइजेशन इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सर्जिकल आउटकम्स को भी बेहतर करती है। अगर तो माइल्ड अटैक है तो ओरल प्रेडनिसोलोन दे देना है, मॉडरेट है तो प्रेडनिसोलोन एनीमा और 5 स्टीरॉयड एनीमास ट्वाइस अ डे और 5 ASA दे देना है। और अगर पेशेंट रिमिशन के अंदर नहीं जाता तो आपने फिर एडमिशन कर देना हॉस्पिटल में। सीवियर कोलाइटिस है तो एडमिशन तो होगा ही, उसके साथ वाइटल्स, वेट, एब्डोमेन, इन सब की असेसमेंट करनी है और एंडोस्कोपी भी कर सकते हैं असेसमेंट के लिए। फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना है, एनीमिया को ट्रीट करना है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके अलावा देर इज़ के आपने स्टूल चार्टिंग करनी है, सुपाइन रेडियोग्राफ ले लेना है टॉक्सिक मेगाकोलॉन के लिए, और म्यूकोजल आइलैंड्स, इंट्राम्यूरल गैस ऑन प्लेन रेडियोग्राफ्स, और डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा है, पल्स और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि परफरेशन की तरफ पेशेंट जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम आगे आते हैं कि IV स्टीरॉइड्स दिए जा सकते हैं, सर्जरी की जा सकती है अगर जैसे अर्जेंट कलेक्टमी की जा सकती है अगर क्लिनिकल डिटोरिएशन हो रही है। और इसमें उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू थेरेपी वर्क नहीं करती तो फिर आप इस तरफ आते हो। रेस्क्यू थेरेपी वो किसको कह रहे हैं? साइक्लोस्पोरिन एंड NT-TNF अल्फा को, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। उसके बाद इंडिकेशन ऑफ द सर्जरी। इंडिकेशन जो कॉमन इंडिकेशन है ना, उसके अंदर उन्होंने बताया हुआ पहले कि कुछ इमरजेंसी सेटिंग्स के इंडिकेशन है, जिसमें आ जाता है रिफ्रेक्टरी एक्यूट सिवियर कोलाइटिस या उसकी फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि परफरेशन हो, टॉक्सिक मेगाकोलॉन हो या फिर कोई हेमरेज हो। फिर उसके बाद इंडिकेशन ऑफ सर्जरी के अंदर फल्मिनेंट डिजीज़ है, यानी मेडिकल थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही या फिर रिस्पॉन्ड तो कर रही है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बेयर नहीं कर रहा पेशेंट। फिर है क्रॉनिक डिजीज़ है, साथ एनीमिया, और ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि नहीं बर्दाश्त कर रही बॉडी। स्टीरॉइड डिपेंडेंट अगर हो गया है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो गई है, न्यूप्लास्टिक चेंजेस अगर हो गए हैं, और इसके अलावा स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, एक्सटेंटेसिनल मैनिफेस्टेशंस हो गई हैं, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक हो गया। फिर आता है ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। अब देखो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट को हम क्लासीफाई करते हैं कि कुछ इमरजेंसी में हम कर सकते हैं और कुछ हैं जो कि इलेक्टिव सर्जरीज़ में करेंगे। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर स्पेशली द पेशेंट इज़ मैल नरिश्ड या फिर पेशेंट इज़ ऑन हाई डोज स्टीरॉइड, या फिर ये 3 कंडीशंस इमरजेंसी, मैल नरिश्ड, हाई डोज स्टीरॉइड, इन तीनों के अंदर सेफेस्ट प्रोसीजर है सब टोटल कलेक्टमी विद एंडिलियोस्टमी। अब सब टोटल कलेक्टमी का क्या मतलब होता है, ये देखो अगर ये पड़ी हुई ना लार्ज गट, तो आपने यहाँ तक इसको निकाल दिया हुआ है, ठीक है। और अंदर ये जो बाकी पड़ी हुई थी इलियम, इसको आपने स्किन पर लिया है इस तरह से, ठीक है। तो एक तो स्टोमा इधर बन जाएगा, इलियोस्टमी बन जाएगी, ठीक है। एक सुराख पेशेंट के पेट में इलियम बाहर आ रही है, वहाँ से होगा। और दूसरा ये देखो आखिर में थोड़ा सा रेक्टम रह गया है, इसे हम कहते हैं स्टम्प रह गया है, रेक्टोसिग्मोइड स्टम्प या रेमिनेंट, ठीक है। अब ये जो आपने छोड़ा है इसका क्या करना है, इसका भी तो हम कुछ करेंगे। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि अदरवाइज़ ये कस्टम्ड है कि ये गैस और म्यूकस मतलब प्रोडक्शन करेगा, और अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो यहाँ पर जमा होता रहेगा और फिर वो एब्डोमेन को हर्ट करेगा, वो फट भी सकता है अगर हमने उसे क्लोज कर दिया विदाउट टेकिंग दिस स्टैंस इन कंसिडरेशन। सो या तो आप फॉर्मल म्यूकस फिस्टूला कर दो, यानी आपने इसको भी ला के स्किन पर डाल दिया, स्किन पर खोल दिए, स्टोमा एक बना दिया। तो ये वाला जो स्टोमा है इलियोस्टमी, ये तो इलियोस्टमी के लिए है, और ये वाला जो है ये म्यूकस के लिए, ठीक है। सो दूसरा जो होता है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है? सबकटेनियस तरीका। सबकटेनियस तरीका यहाँ पर शायद शो किया हुआ, आई एम नॉट श्योर। सब वेसिकल फ्लूइड ऑफ रेक्टल रेमिनेंट, ओके, ये उन्होंने बताया हुआ है कि हम सब वेसिकल फ्लूइड कर सकते हैं। बहरहाल जो मुझे समझ आई है ना, वो ये होता है कि जो ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना सबकटेनियस म्यूकस फिस्टूला, वो ये है कि आप यहाँ पर लाने की बजाय इसे थोड़ा सा पीछे एंड करो, ठीक है। ये अगर एब्डोमिनल वॉल है ना, तो आप इस वाले पार्ट को थोड़ा सा पीछे एंड करके, जो स्टम्प है रेक्टोसिग्मोइड स्टम्प, उसको थोड़ा सा पीछे एंड करके थोड़ा सा रास्ता अंदर ही छोड़ के तो फिर चीज़ों के बाहर आने का रास्ता छोड़ो, यानी पैसिवली चीज़ें ड्रेन करें बाहर, ठीक है। तो दैट इज़ सबक्यूटेनियस म्यूकस फिस्टूला, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग टू ओके। एंड थर्डली इज़ आप इसे क्लोज़ कर दो विद द स्टेपल्स। और क्लोज़ कब करते हो, कहाँ पर करते हो? पेल्विक ब्रिम के लेवल पर।
और साथ ही जो रेक्टम पीछे रह गया है, यानी आपने इसे क्लोज़ कर दिया, और जब जो रेक्टम है उसके अंदर ये वाली चीज़ें म्यूकस और गैस प्रोडक्शन तो होनी है, तो इसका क्या करेंगे, हम करेंगे रेक्टल डीकम्प्रेशन। किस तरह से करेंगे, ट्रांस एनल कैथेटर से, ठीक है। और ये लाइफ लॉन्ग कैथेटर नहीं डालना पड़ता, पता है क्या होता है कि अब जो रेक्टोसिग्मोइडल स्टम्प है वो आहिस्ता आहिस्ता अकोमोडेट करता जाएगा, ठीक है। फिर अब बात उन्होंने शुरू कर दी है ये रिस्टोरेशन की, कि उसके बाद रिस्टोरेटिव सर्जरी आप प्लान कर लो बाद में, ठीक है। अब उसके बाद वो बात करें मिजेंट्री की। मिजेंट्री का क्या मसला है, मिजेंट्री जो होती है ना टेम्परेरी प्रोसीजर के अंदर, मिजेंट्री से भला क्या आ रही है, ब्लड सप्लाई लिम्फेटिक्स आ रही है बावल के पार्ट को। अब अगर तो टेम्परेरी प्रोसीजर है तो आप उसके अंदर प्रिजर्व करना प्रेफर करते हो, लेकिन अगर परमानेंट है तो फिर आप कहते हो कि पार्शल डिवीजन कर देते हैं, कंप्लीट डिवीजन उस तरह से प्रेफरेबल नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं अब हम। अच्छा, जब आप लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हो तो आपने ध्यान रखना है कि परफोरेशन ना कहीं कर दो। मी शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू मल्टीपल वजूहत जो कि यहाँ लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद टॉक्सिक मेगाकोलॉन जो होती है, इसमें क्या करते हो आप सब टोटल कलेक्टमी करते हो फॉर पैनकलाइटिस, और आप साथ ओमेंटल रिसेक्शन भी कर देते हो और रेडिकल अप्रोच रखते हो टुवर्ड्स द मेजेंट्री, क्योंकि जब सब टोटल है ना तो इसका मतलब आप कर रहे हो सब टोटल कलेक्टमी कर रहे हो और एंड वाला सिर्फ आप पार्ट छोड़ रहे हो, तो और आप फल्मिनेंट कलाइटिस या टॉक्सिक मेगाकोलॉन के लिए कर रहे हो, तो आप फ़िलहाल पेशेंट की इमरजेंसी कंडीशन को ट्रीट करने की तरफ आपका ध्यान है, ठीक है। सो आपने रेडिकल अप्रोच रखनी होती है टुवर्ड्स द मेजेंट्री और मेंटल रिसेक्शन कर देनी होती है, और इसके अलावा प्राइमरी एनास्टमोसिस आपने अवॉइड करना होता है, यानी तब एनास्टमोसिस नहीं देना पेशेंट को। इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो या एक्यूट सेटिंग हो तो तब एनास्टमोसिस नहीं देते, क्योंकि उस वक्त पुअर हीलिंग हो सकती है और लीकेज भी हो सकती है। तो आप एक सेकेंडरी एनास्टमोसिस या दोबारा रीसर्जरी रखते हो कि अब हम एनास्टमोस कर दें, ठीक है। एनास्टमोसिस का देखें, या रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी का क्या मतलब है, या रिस्टोरेटिव सर्जरी का क्या मतलब है, कि हमने ये दोनों जो हैं देखो पाइप्स यहाँ पर खोल दिए हैं, हम ऐसा भी तो कर सकते थे अंदर इन दोनों पाइप्स को आपस में जोड़ दें, दैट इज़ एनास्टमोसिस दैट वी आर कनेक्टिंग, उसको हम एनास्टमोसिस कहते हैं। जब हम दो हॉलो लूप्स को कनेक्ट करेंगे आपस में, तो वो हम अभी नहीं कर रहे ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ डिस्कस किया। वो हम अभी नहीं कर रहे। बहरहाल इलेक्टिव सर्जरी के अंदर अगर हम मूव करें तो उसमें सब टोटल कलेक्टमी या इलियोस्टमी आ जाती है, यानी कि सब टोटल कहाँ गया, यहाँ से ढूंढो सब टोटल वाला, ठीक है, ये वाला ओके, सब टोटल, और साथ इलियोस्टमी आ जाती है। इलियम को आप सरफेस पर खोल दो, और उसके बाद है प्रोक्टोकलेक्टमी विद परमानेंट एंड इलियोस्टमी। प्रोक्टोकलेक्टमी के क्या मतलब होता है, प्रोक्टोकलेक्टमी विद आई गेस दिस इज़ द पैन प्रोक्टोकलेक्टमी, और साथ अपने परमानेंट इलियोस्टमी कर देनी होती है, एंड इलियोस्टमी। रिस्टोरेटिव प्रोक्टोकलेक्टमी विद इलियल पाउच एनल एनास्टमोसिस, और इसके अलावा सब टोटल कलेक्टमी विद इलियोरेक्टल एनास्टमोसिस, ठीक है। और आखिरी वाला क्रॉन डिजीज़ के लिए ये क्या है, प्रोक्टोकलेक्टमी आप कर दो और इलियल पाउच एनल एनास्टमोसिस साथ ही कर दो, और दूसरा क्या है कि इलियो रेक्टल एनास्टमोसिस कर दो। अब इसके बाद उन्होंने ना थोड़ी सी प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एंड टाइमिंग ऑफ सर्जरी हमें बताया हुआ। उन्होंने कहा हुआ कि स्टीरॉयड थेरेपी अगर आप ज़्यादा दे दोगे ना ऑपरेशन से पहले, तो उसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा होता है। तो आप क्या करते हो कि आप TGF अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा हो गया, या इसके अलावा बायोलॉजिकल थेरेपीज़ हो गई, स्टीरॉयड थेरेपी होगी, ऑपरेशन से पहले इसको रोक देते हो, स्टीरॉयड को कम कर देते हो। प्रेफरेबली 10 mg प्रेडनिसोलोन से कम पर डे होना चाहिए, पेशेंट उस पर होना चाहिए, ठीक है। वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म प्रोफाइलेक्सिस, IBD के अंदर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अल्सरेटिव क्राइटिस की सर्जरी के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन दे देना है सर्जरी के बाद 28 डेज़ के लिए। उसके बाद है पैन प्रोक्टोकलेक्टमी एंड इलियोस्टमी, यानी कि आपने यही वाली चीज़ जो फर्स्ट पे शो की हुई है, पैन प्रोक्टोकलेक्टमी एंड, अब मैं ये पेन से वेट अ मिनट, ये देखो पैन प्रोक्टोकलेक्टमी, ये आपने पूरा निकाल दिया आखिर तक, और फिर इलियोस्टमी कर दी, जो कि फिर आपको परमानेंट ही करनी पड़ेगी, क्योंकि नीचे उसका स्टम्प कोई रहा ही नहीं जिसके साथ एनास्टमोस करना है। अच्छा, फिर है रिस्टोरेटिव प्रोसीजर्स, फिर है रिस्टोरेटिव प्रोक्टोकलेक्टमी विद इलियल पाउच एनल एनास्टमोसिस, ठीक है। आपने इलियम को एनस के साथ अटैच करना है, दरमियान में आप पाउच बनाते हो, आप पाउच कुड बी J शेप्ड, कुड बी S शेप्ड, कुड बी W पाउच, ठीक है। और आप कहाँ पर अटैच करते हो, पाउच इज़ देन ज्वाइंट डायरेक्टली टू द एनस एट द लेवल ऑफ डेंटेट लाइन, ठीक है। पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इन्फेक्शन हो सकता है, फिस्टूला बन सकता है, और एनास्टमोसिस की लीकेज हो सकती है, ठीक है। और इन द एंड देयर इज़ ए कॉक इलियल पाउच रिजर्वायर, जो कि अब बहुत कम होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमने जो इलियम का हिस्सा है
उसके एंड पर एक पाउच बना दें और पाउच के अंदर सारा जो फीकल मैटर है वो जमा होता रहे, और उसके बाद आप कुछ अरसे बाद यानी आफ्टर इंटरवल्स आप उसे निकालते रहो कैथेटर से, जो कि अब नहीं इस्तेमाल होता। ठीक है। उसके बाद है कलेक्टमी एंड इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस, कि आप इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस कर दो आफ्टर द कलेक्टमी। ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें स्टोमा वाली दिक्कत नहीं रहेगी।